हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24/7। क्लास 12th वालों के लिए बहुत ही एक हैप्पी न्यूज है। मैं आपके लिए लेके आया हूं मस्ट डू सिलेबस। अब ये मस्ट डू सिलेबस क्या है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताऊंगा। आप सब जानते हैं कि आपका एग्जाम बहुत ही जल्दी आने वाला है। कई बच्चों ने इकोनॉमिक्स की तैयारी शायद नहीं की हो, या कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको इकोनॉमिक्स में प्रॉब्लम हो रही है, और अभी बहुत सारे बच्चों का प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है। तो मैं उसको देखते हुए आपके लिए मस्ट डू सिलेबस लेके आया हूं। इस मस्ट डू सिलेबस में हम सिर्फ उन टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने जो पिक किया है वो है आपका चैप्टर नेशनल इनकम। यू नो, नेशनल इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का कैलकुलेशन वाला पार्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको बेसिक चीजें समझाऊंगा। अगर बेसिक चीजें आपको समझ में नहीं आया तो आप नेशनल इनकम का कैलकुलेशन वाला पार्ट बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक पिक किया है वो टॉपिक है नॉर्मल रेसिडेंट। क्वेश्चन ये है कि हम नॉर्मल रेसिडेंट डिस्कस क्यों करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है बच्चों की नेशनल इनकम में जो भी इनकम हम जनरेट करते हैं, जो भी इनकम इंक्लूड करते हैं, वो किसके थ्रू इनकम जनरेट होना चाहिए? नॉर्मल रेसिडेंट के थ्रू इनकम जनरेट होना चाहिए। अगर इनकम नॉर्मल रेसिडेंट का है देन वी विल कंसीडर इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर वो इनकम नॉर्मल रेसिडेंट का नहीं है तो हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट है क्या। सबसे पहले नॉर्मल रेसिडेंट की बात करें बेटा, तो नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है? अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन इज सेड टू बी नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री इन विच देयर इकोनॉमिक ऑफ इंटरेस्ट, देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, एक नॉर्मल रेसिडेंट हम उस पर्सन को कहते हैं या उस इंस्टीट्यूशन को कहते हैं जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है बेसिकली पर्टिकुलर कंट्री में क्या करता है, लाई करता है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन अ रेसिडेंट इज डिफाइंड एज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन। एक चीज, यहां पर रेसिडेंट सिर्फ पर्सन नहीं होगा, यहां पर इंस्टीट्यूशन भी होगा। तो यहां पर रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए आपको पर्सन के साथ साथ इंस्टीट्यूशन को भी चेक करना होता है। व्हाट इज इंस्टीट्यूशन? इंस्टीट्यूशन लाइक कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशन कहते हैं। या कोई भी सर्विस सेक्टर्स हो गया। ठीक है, तो ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन अ कंट्री and whose center of economic interest lies in that country। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को हम समझते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड में। कोई भी पर्सन, कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन जिस कंट्री में है जहां पर उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई कर रहा है, वो उस कंट्री का रेसिडेंट माना जाएगा। तो यहां पर हमें यह समझना है बच्चों कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है। व्हाट इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब यह होता है कि जिस कंट्री में वो अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को फुलफिल कर रहा है। इन क्लास 11th आपने पढ़ा होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी। व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो किसी भी पर्सन का जिस कंट्री में कंजम्पशन होगा, जिस कंट्री में प्रोडक्शन होगा, या जिस कंट्री में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होगा, उस कंट्री का वो रेसिडेंट होगा। बेसिकली रेसिडेंट होने के लिए कम से कम जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, या कंजम्पशन प्रोसेस है, या डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, वो एटलीस्ट 1 ईयर या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो देखिए बेसिकली क्या है, यहां पर दो चीजें आपको माइंड में रखना। क्या रखना है? The residents lives or is located within the country। बेसिकली जिसको आप रेसिडेंट कहना चाहते हैं, चाहे वो पर्सन है, चाहे वो एक बिजनेस यूनिट है, तो वो उस पर्टिकुलर कंट्री में होना चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए सोनी कंपनी है। वी ऑल नो दैट कि सोनी कंपनी हमारे कंट्री का नहीं है, जापान का है, लेकिन हमारे कंट्री में भी उन्होंने बिजनेस को सेटअप किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट थिंग क्या है कि सोनी कंपनी हमारे कंट्री में है, पहली बात। दूसरी बात, वो सोनी कंपनी हमारे कंट्री में मींस इंडिया में
इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या कर रहा है, कैरी आउट कर रहा है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस वो प्रोडक्शन भी कर रहा है, इनकम को भी जनरेट कर रहा है और कंजम्पशन भी कर रहा है। ठीक है, तो ये दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि द रेसिडेंट लिव्स और इज लोकेटेड विद इन द कंट्री, एंड सेकेंड थिंग द रेसिडेंट कैरीज आउट द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब होता है दोस्तों, ये जो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आपका होता है प्रोडक्शन, ओके, सेकंड होता है आपका कंजम्पशन, ओके, एंड थर्ड होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी मींस क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सिंपल वर्ड्स, कोई भी पर्सन जिस कंट्री में एटलीस्ट 1 ईयर और मोर प्रोडक्शन करता है या कंजम्पशन करता है या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है इनकम को जनरेट करना या इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, तो वो पर्सन उस पर्टिकुलर कंट्री का क्या हो जाएगा, रेसिडेंट हो जाएगा। ओके, इसको अब रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए बस इतना ही काफी नहीं है, कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं जो हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो चलिए आगे हम कुछ ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो शायद इस डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं होगा। देखिए इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड। वो कौन कौन से पॉइंट है, देखिए फर्स्ट, कोई भी इंटरनेशनल बॉडीज है जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, यूएनओ हो गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, दीज आर कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। बेसिकली ये बहुत सारे कंट्री में स्टैब्लिश किया हुआ है, आई मीन ब्रांच है इसके। तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का रेसिडेंट नहीं माना जाता है। अब क्वेश्चन है कि सर क्यों नहीं माना जाता? अभी आपने बोला कि जिस कंट्री में कोई बिजनेस यूनिट है 1 साल से ज्यादा या उसके इक्वल, तो हम उसको रेसिडेंट मानते हैं। तो इसको क्यों नहीं मानते? क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और द मेन थिंग्स दैट कि इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का जो मोटिव है वो इनकम को जनरेट करना नहीं है। इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव क्या होता है? ट्रेड रिलेशन को सही रखना, इंटरनेशनल रिलेशंस को सही रखना, एंड एक कह सकते हैं कि आप इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम बनाए रखना और इकोनॉमी को प्रमोट करना। ठीक है, तो बेसिकली ये जो आपके इंटरनेशनल बॉडीज होंगे ये आपके रेसिडेंट के पार्ट नहीं होंगे, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर कोई भी पर्सन इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो क्या होगा, इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू से समझाता हूं। देखिए यहां पर मैं कह रहा हूं कि इंडिया में WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक ऑफिस है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे इंडिया का रेसिडेंट नहीं होगा। ओके, चलिए, लेकिन अगर इसके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहा है तो क्या करेंगे? तो बेसिकली हो सकता है कि इसके अंदर 2 टाइप्स के एम्प्लॉय होंगे। फर्स्ट आपका होगा दोस्तों इंडियन वर्कर्स, ओके, एंड सेकेंड हो सकता है आपका फॉरेन वर्कर्स। ठीक है, फॉरेन वर्कर्स, क्लियर है? इस WTO में 2 तरह के वर्कर्स काम कर सकते हैं, इंडियन वर्कर्स एंड फॉरेन वर्कर्स। देखिए इंडियन वर्कर्स की बात करें तो साफ साफ समझ में आता है, भाई इंडिया में रह रहा है, इंडियन वर्कर है, तो इसका तो रेसिडेंट होना ही होना है। मतलब इंडियन वर्कर जो होगा वो तो नॉर्मल रेसिडेंट होगा, नॉर्मल रेसिडेंट ये होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। If Indian workers working in international organization and that in international organization located in our country, for example India, then वो जो नॉर्मल आपका इंडियन वर्कर होगा वो नॉर्मल रेसिडेंट होगा।
बट अगर फॉरेन वर्कर्स है, इफ फॉरेन वर्कर वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड इन आवर कंट्री, वो हमारे देश में सिचुएटेड है, फॉर एग्जांपल WTO हमारे कंट्री में सिचुएटेड है, और इसके अंदर मान लीजिए फॉरेन वर्कर काम कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर वो 1 साल से ज्यादा काम कर रहे हैं तो वो हमारे कंट्री का रेसिडेंट होगा, और अगर वो 1 साल से कम काम कर रहे हैं तो वो हमारे कंट्री का रेसिडेंट नहीं होगा। बहुत सिंपल। अगर फॉरेन वर्कर जो है द पीरियड ऑफ वर्किंग, द पीरियड ऑफ स्टे अगर मोर देन 1 ईयर है, मोर देन 1 ईयर, ठीक है, देन ये आपका नॉर्मल रेसिडेंट होगा दोस्तों, ठीक है, मोर देन 1 ईयर है। अगर पीरियड ऑफ वर्किंग लेस देन 1 ईयर है, लेस देन 1 ईयर, ठीक है, तो ये नॉन रेसिडेंट होगा, ये हमारे कंट्री का रेसिडेंट नहीं होगा। तो सर क्या करना है इसका? अगर रेसिडेंट होगा तो क्या करना है? अगर वो रेसिडेंट है, मोर देन 1 ईयर से यहां पर काम कर रहा है WTO में, देन जो भी इनकम जनरेट होगा उस पर्सन से वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। लेकिन अगर वो नॉन रेसिडेंट है, आई मीन वो लेस देन 1 ईयर काम कर रहा है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो हमारे कंट्री का इनकम का पार्ट नहीं होगा, हम उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आई होप ये 2 चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब थर्ड पे आते हैं, थर्ड तो उसी के बारे में, फोर्थ पे आते हैं। कोई बॉर्डर वर्कर है मान लीजिए, ठीक है, बॉर्डर वर्कर है जो रेगुलरली बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है। मान लीजिए एक मिस्टर ए है, मैं आपको यहां पे समझाता हूं, ठीक है, मिस्टर ए है, क्लियर है, ये बॉर्डर वर्कर है, और मान लीजिए ये इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है, ठीक है, और ये रेगुलरली जो है बॉर्डर को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है, ठीक है, इंडिया नेपाल, इंडिया नेपाल। तो हमें क्या पता कि ये कहां का रेसिडेंट होगा? इसका तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में भी है और नेपाल में भी है। तो इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में जो मिस्टर ए रेसिडेंट होगा वो उस कंट्री का होगा जहां से वो बिलोंग करता है, ठीक है। अगर वो नेपाल से बिलोंग करता है तो नेपाल का नॉर्मल रेसिडेंट होगा, अगर वो इंडिया से बिलोंग करता है तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट होगा, ठीक है। इफ अ बॉर्डर वर्कर क्रॉस बॉर्डर, रेगुलरली क्रॉस द बॉर्डर्स, देन ही विल बी कंसीडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ दैट कंट्री फ्रॉम विच ही बिलोंग्स, ओके, जहां से वो क्या करता है? बिलोंग करता है। अगर वो मिस्टर ए नेपाल से बिलोंग करेगा तो नेपाल का रेसिडेंट, इंडिया से बिलोंग करेगा तो इंडिया का रेसिडेंट होगा। तो ये रेसिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए आपको ये पॉइंट भी माइंड में रखना है, ओके। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं जो पेपर में कैसे क्वेश्चन आता है। पेपर में क्वेश्चन आया कि मान लीजिए कि SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच कहां है? लंदन में है, ठीक है, और लंदन में वहां पर अपना बिजनेस को कैरी आउट कर रहा है। क्या वो हमारे कंट्री का रेसिडेंट होगा? तो आंसर इज नो। भले ही वो इंडियन कंपनी है लेकिन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसका लंदन में लाई कर रहा है, तो वो लंदन का रेसिडेंट होगा, इंडिया का रेसिडेंट नहीं होगा, ओके। चलिए आगे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक बंदा है, फॉर एग्जांपल फॉरेन का बंदा है, ठीक है, एक फॉरेन का बंदा है और इंडिया में जॉब कर रहा है। ध्यान से समझिएगा, फॉरेन का एक बंदा है, इंडिया में जॉब कर रहा है। अगर वो लेस देन 1 ईयर जॉब कर रहा है तो क्या हमारे कंट्री का रेसिडेंट होगा? तो आंसर इज नो, नहीं होगा। और अगर मोर देन 1 ईयर काम कर रहा है तो वो हमारे कंट्री का रेसिडेंट होगा। कई बार पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इससे पूछा गया है, तो आई होप, मुझे लगता है कि अगर आपने ये वीडियो ढंग से देखा है और आपने ढंग से इसको समझा होगा तो आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट नहीं होगा, कोई भी डाउट नहीं, ठीक है। तो इस टॉपिक से, इस वीडियो से आप जो रेसिडेंशियल स्टेटस के जो आपके माइंड में क्वेश्चन रन कर रहे होंगे, कैसे क्या होगा नहीं होगा, वो सारा का सारा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों वन मोर थिंग, अगर मान लीजिए कोई भी फॉरेनर्स इंडिया आता है, ठीक है, किस लिए? तो टूरिज्म पर्पस के लिए या स्टडी करने के लिए। इफ अ फॉरेनर्स विजिट टू इंडिया और कम्स टू इंडिया फॉर टूरिज्म
और यू कैन से फॉर स्टडी। तो इस सिचुएशन में अगर वो 1 साल से कम स्टे करेगा देन वो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। अगर वो 1 साल से ज्यादा स्टे करता है तो हम उसे नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी फॉरेनर्स अगर हमारे इंडिया में स्टडी के लिए या टूरिज्म पर्पस के लिए आता है, 1 साल से ज्यादा रहेगा तो नॉर्मल रेसिडेंट होगा, 1 साल से कम रहेगा तो नॉर्मल रेसिडेंट नहीं होगा। एंड वन मोर थिंग, अगर कोई भी फॉरेनर्स इंडिया मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आता है, मान लीजिए बीमार है, यहाँ पर मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए आ रहा है, यहाँ हॉस्पिटल्स में दिखाने के लिए आ रहा है, तो इस कंडीशन में चाहे वो 1 साल रहे चाहे वो 2 साल रहे, जब तक उसकी ट्रीटमेंट चलती रहेगी तब तक अगर रह रहा है तो हम उसे नॉर्मल रेसिडेंट कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है।